और आइए सबसे पहले हम दिन की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर चलते हैं। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को नया चीफ मिल गया है। इजराइल द्वारा नसरल्लाह के खात्मे के बाद नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। इससे पहले वो हिजबुल्लाह का डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल था। नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। आइए जानते हैं नईम कासिम के बारे में। इजराइल ने लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह को नया चीफ मिल गया है। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को संगठन का नया चीफ नियुक्त किया है। इससे पहले वो हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था। हिजबुल्लाह ने लिखित बयान जारी कर बताया कि उनकी शूरा काउंसिल ने सहमति से 71 साल के कासिम का चुनाव किया है। नसरल्लाह के हिजबुल्लाह का चीफ चुने जाने के बाद भी नईम डिप्टी चीफ की जिम्मेदारी निभाता रहा है। नईम को आमतौर पर हिजबुल्लाह में नंबर 2 नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। 1970 के दशक में कासिम लेबनान में शियाओं के अमल आंदोलन का हिस्सा बना था। अमल का काम शियाओं के अधिकारों को लेकर लड़ना था। यह संगठन लेबनान के गृह युद्ध के दौरान मुख्य सशस्त्र समूहों में से एक था। इसके बाद कासिम ईरान के समर्थन से बनाए गए हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना करने वालों में नईम भी शामिल था। नईम कासिम को 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया था। वो हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल का सदस्य भी है। कासिम दशकों से बेरूत में धार्मिक शिक्षा देता आ रहा है। इससे पहले इजराइल ने हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद उनके संभावित उत्तराधिकारी को भी मार गिराया था। हिजबुल्लाह चीफ बनने की रेस में नईम से पहले हाशिम सैफुद्दीन का नाम आगे चल रहा था, जो नसरल्लाह का ममेरा भाई था। हालांकि इजरायली एयर स्ट्राइक में उसे भी मार डाला गया। इजरायली सेना के मुताबिक बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सैफुद्दीन मारा गया था। फिलहाल इजराइल के निशाने पर खास तौर पर हिजबुल्लाह है, जिसको खत्म करने की कसम इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खाई हुई है। इसी क्रम में लेबनान में रोजाना सैकड़ों हमले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए काल साबित हो रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। संजय जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, आप नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ नॉमिनेट किया गया है, शूरा काउंसिल की ओर से चुना गया है। क्या कुछ लगता है, कितना कुछ परिदृश्य इससे बदलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो नईम कासिम है काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है और क्लोजली जब से हिजबुल्लाह का निर्माण हुआ और ख़ासकर ये ईरानी रिवॉल्यूशन जो 1979 में उससे प्रभावित थे और जैसे ही हिजबुल्लाह का निर्माण हुआ 1982 से साफ हिजबुल्लाह के साथ में काम करता रहा और बहुत महत्वपूर्ण इनकी जिम्मेदारी रही है। खासकर ये कहिए कि जितने भी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं हिजबुल्लाह के, वो उसको कोऑर्डिनेट करना या डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की भूमिका में रहे। और इनका जो नियुक्ति हुआ था वो जो पहले जो फाउंडिंग लीडर थे हिजबुल्लाह के अब्बास मूसावी, उन्होंने इनका नियुक्ति किया था। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक कमिटेड और सूझबूझ वाले ये हिजबुल्लाह के नेता रहे हैं। अब चूंकि जो बाकी सीनियर लीडर्स थे, जिनका खासकर हसन नसरुल्लाह की मृत्यु के बाद और सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद ऑब्वियस जो चॉइस जो बचता था हिजबुल्लाह के पास, वो नईम कासिम बनता था। दूसरा कि जो हालात आज के दिन हिजबुल्लाह के हो रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल का लगातार अटैक हो रहा है, इस प्रॉक्सीज को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रॉक्सी जिसको यूनाइटेड स्टेट ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है, साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन या अरब लीग जो बाकी देश हैं, इन्होंने भी इसको एक तरीके से सेमी और फुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना गया है। उसको ख़त्म करने में इजराइल जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, तो एक लीडरशिप
लीडरशिप क्राइसिस भी है और एक ऑर्गेनाइजेशनल जो वैक्यूम क्रिएट होगा था उसको मुझे लगता है नईम कासिम फुलफिल करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ साफ साफ है कि जो हिजबुल्लाह है वो एक तरीके से सेमी स्टेट की भूमिका में भी रहता है, क्योंकि इनकी अपनी आर्मी है, इनके अपने एम्यूनेशंस हैं, इनकी अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अपने पार्लियामेंट्री सपोर्ट है। जिस तरीके से नईम कासिम ने जो नबीन बेरी जो पार्लियामेंट्री स्पीकर है उसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। तो ये बात मान के चलिए कि हिजबुल्लाह को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है जितना कि हमास बिल्कुल नज़दीक था। हिजबुल्लाह को दूसरा कि एक तरीके से ईरान के साथ बहुत क्लोजली हिजबुल्लाह काम करता रहा है, एक प्रॉक्सी रहा है। जो भी हथियारों की सपोर्ट है या बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है और जिस तरीके से टनल का जो निर्माण किया गया है, तो लगता है कि एक बहुत लंबी रणनीति के माध्यम से हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ तैयार किया गया। तो इस स्थिति में नईम कासिम को आना एक तरीके से एक ऑक्सीजन देना और उसको हिजबुल्लाह को जान देने की बात है। लेकिन जो डिटर्मिनेशन इजराइल आज के दिन दिखा रहा है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम इसका निस्ताबूद कर देंगे, जैसे हमने हमास को गाजा से मिटा दिया, ऐसे ही हम जो नॉर्दर्न लेबनान है उसमें हिजबुल्लाह को हम ख़त्म कर देंगे। और जिस तरीके से जो यूएन रिलीफ वर्क ऑपरेशंस है उसको भी इजराइल ने बैन कर दिया। तो पूरा एकदम आर पार की लड़ाई में है। और उसमें एक और बड़ी बात है कि इजराइल के मुद्दे पर और जो एक्शंस ईरान और हिजबुल्लाह में ले रहे हैं उसमें अमेरिका के जो भी लीडर्स हैं, चाहे वो आज के दिन बाइडेन हो या कमला हैरिस हो या ट्रंप के, दोनों सबके एक ही मत है कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए। आतंकवाद को किसी भी तरीके जीरो टॉलरेंस के साथ में डील करना चाहिए और ईरान या प्रॉक्सीज को मिडिल ईस्ट की शांति के लिए इनको खात्मा ज़रूरी है। सर, अगर देखा जाए तो अगर हम हमास की बात करें तो एक गुरिल्ला वॉरफेयर ये लोग करते हैं। हिजबुल्लाह की भी हम बात करें, हालांकि हिजबुल्लाह हमास की अपेक्षा काफ़ी एक बड़ा संगठन है और गुरिल्ला वॉरफेयर के साथ साथ वो जो आज की जो वॉरफेयर है उसको भी काफ़ी कुछ वो करता है। ऐसे में इजराइल के लिए क्या ये कह देना बहुत आसान होगा कि इजराइल ने पूरी तरह से हमास को ख़त्म कर दिया है या इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देगा? देखिए, इजराइल बेसिकली 3 स्तर पर काम कर रहा है। पहला कि जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट इजराइल के पास में है उसमें निश्चित रूप से जो भी ड्रोन और मिसाइल्स के माध्यम से जो अटैक कर रहा है उसको पूरा हवाई हमलों के माध्यम से, चाहे वो उसको हमास को और हमास के जो गाजा में जो क्षेत्र हैं, खासकर जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उसमें शरण लिए हुए थे या हॉस्पिटल्स में शरण लिए हुए थे, उसको भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया और सीधा इजराइल ने अटैक किया कि इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जिस तरीके से जो आप ये कहिए कि डिफेंसिव जो सिस्टम है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म इजराइल का बहुत मजबूत है, क्योंकि जैसे ईरान ने 1 अक्टूबर को अटैक किया या हिजबुल्लाह पहले भी अटैक करते रहे हैं, या जो आप 7 अक्टूबर का पिछले 2023 का जो अटैक देखते हो उसमें कहीं ना कहीं इजराइल का जो फेलियर देखने को मिलता था। लेकिन वो अपनी जो डिनाइल स्ट्रेटजी हम कहेंगे उसको डिटरेंस बाय पनिशमेंट के रूप में कि हम इनके घर में जाके मारेंगे, तो उन्होंने जो दूसरी टेक्निक अपनाई हवाई के बाद में कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। और ग्राउंड ऑपरेशन में जिस तरीके से हमास का खात्मा किया है वैसे ही हम हिजबुल्लाह का खात्मा करेंगे। तो दूसरा ये जो टेक्निक है, और तीसरा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस तरीके से इजराइल ने मोबिलाइज किया कि हम आतंकवाद के खिलाफ और आतंकी संगठन जो कि मिडिल ईस्ट की शांति के लिए भी खतरा है और पूरे विश्व के लिए, यूरोप के लिए भी खतरा है, तो हमारी जो लड़ाई है वो इन आतंकी संगठनों से है। और जो इन आतंकी संगठनों को जो सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो ईरान से मिल रहा है। तो हमने ईरान के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उस पर भी जो पिछले 2 दिन पहले हमले किए। तो एक तरीके से इजराइल पूरी रणनीति के साथ में सोच समझ के इनके जो बेसिस हैं, चाहे उसको ग्राउंड ऑपरेशन या हवाई हमले या इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट लेके जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जैसे हमास का खात्मा किया है ऐसे हिजबुल्लाह और बाकी जो हूती अपना जो बेसिकली रेड सी और अरबियन सी और इंडियन ओशियन तक अपना दबदबा बनाने का कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके
तरीके से अटैक उनको उनके भी खात्मे के लिए, और उसमें अमेरिका भी एक तरीके से इजराइल के साथ लामबंद है। जिस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव अमेरिका ने तैयार किया है रेड सी में हूती के खिलाफ, तो बात मान के चलिए, क्योंकि अमेरिकन जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उस पर भी अटैक किए जा रहे हैं। तो एक जो एक्सेस बना है अमेरिका और इजराइल का एक काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट के माध्यम से, तो उसमें हूती को भी साथ साथ ये टारगेट किए हुए हैं। तो जो लड़ाई है ये बेसिकली निश्चित रूप से जो ईरान का जो मिडिल ईस्ट में अपना जो एक वर्चस्व और जो हेजोमनी क्रिएट करना है उसको ख़त्म करना, और ये इसमें ना केवल अमेरिका और इजराइल इस हेजोमनी को और इस न्यूक्लियराइजेशन ऑफ मिडिल ईस्ट को ख़त्म करने में यूएई, सऊदी अरबिया और बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो भी ईरान के खिलाफ हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए पूरा समर्थन दिए हुए हैं। ऐसे में क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, आपको क्या लगता है कि ये मामला लंबा खींचते रहेगा? क्योंकि ऐसा तो नज़दीक में कोई वक्त नहीं दिखता कि जब इजराइल कहेगा कि हमास पूरी तरह से ख़त्म हो गया, हिजबुल्लाह पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सीज ये हैं, हूती पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ऐसे में क्या लगता है कितना लंबा ये खींचेगा? देखिए, इसमें 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, मैं ब्रीफ में बताऊंगा। पहला कि जो न्यूक्लियराइजेशन जो ईरान कर रहा है उसमें निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी कंसर्न, और पहला जो टारगेट है इन सब का अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट का, कि इसके न्यूक्लियर सेटअप्स को ख़त्म किया जाए, प्लांट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जो जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइल्स का निर्माण कर रहा है वो खाली यहाँ पे हिजबुल्लाह और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको रशिया को भी सपोर्ट दिया जा रहा है जो यूक्रेन के खिलाफ। तो निश्चित रूप से जो अटैक किया जा रहा है मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है उनके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट बाकी कंट्रीज को दिया जा रहा है वो भी उसको भी ख़त्म किया जाए, उसको भी रोका जाए। और तीसरा जो बहुत बड़ा पक्ष है, पहलू है कि जो आइडियोलॉजिकल एक सपोर्ट ईरान क्रिएट करना चाहता है, एक इस्लामिक डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता है और एक एंटी वेस्ट डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता है, उसमें चीन और रशिया भी साथ में है। तो ये जो एक बहुत बड़ा पहलू है जो मुझे लगता है कि इस चिंगारी को और बढ़ाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को चीन का भी समर्थन है, चीन जो लीडरशिप देना चाहता है ईरान को इस्लामिक वर्ल्ड का, और रशिया का जो मिलिट्री डिफेंसिव सपोर्ट सिस्टम ईरान को है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ईरान को ख़त्म होने देंगे। तो ये मुझे लगता है कि विस्तार होगा, बढ़ेगी ये लड़ाई, आगे तक जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक